उनका देश की जनता पे विश्वास नहीं है। अनपढ़ है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यही मानसिकता का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंक में सुधार हुआ। इनको अब उस पर भी शक होने लगा है, उन संस्थाओं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 31 अंक का सुधार हुआ है, उसमें भी उनको शक हो रहा है। इनोवेशन इंडेक्स में 24 अंक में सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर सरकार कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में को कम कर रही है। मेक इन इंडिया हो या जीएसटी, इन पर भी इनका विश्वास नहीं है। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भारत 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और ये जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ का है। अरे इसके लिए तो गौरव करना सीखो, लेकिन वो भी गौरव करना नहीं जानते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और मैं जानता हूं इसके कारण कैसे कैसे लोगों को परेशानी हो रही है। वो गांव अभी भी उनके भर नहीं रहे हैं, ये तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपये जो कहीं और चले जाते थे, उसमें 90,000 करोड़ रुपए बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। गलत हाथों में जाता है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं से चलता था, देश भली भांति जाता है। 2.5 लाख से ज्यादा सेल कंपनियां, उसको हमने ताले लगा दिए। और भी करीब 2 लाख, 2.25 लाख कंपनियां आज भी नजर में हैं। कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना पड़ी है, क्योंकि इसको पनपाया किसने? कौन ताकतें थी जो उसको बढ़ावा देती थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे। बेनामी संपत्ति का कानून सदन ने पारित किया, 20 साल तक नोटिफाई नहीं किया गया। क्यों? किसको बचाना चाहते थे? और हमने आकर के इस काम को भी किया और मुझे खुशी है, अब तक 4-4.5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति इस बेनामी संपत्ति की तरह जब्त कर दी गई है। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते वो हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे? और इसलिए ये सब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेष अधिकार मानते थे, अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूं, यहां ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए।
शुभकामनाएं हैं। यहां पर डोकलाम की चर्चा की गई। मैं मानता हूं कि जिस विषय की जानकारी नहीं है, कभी कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है। उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है, देश का नुकसान हो जाता है। और इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम जरा याद रहना चाहिए। जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। और बाद में कभी ना तो कभी हां, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं, और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हां मुलाकात तो हुई थी। क्या देश के विषयों को कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं, और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे, बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो। सत्य का गला घोंटने की कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है। सुधरने की कोशिश करें। ये राजनीति का स्तर देश हित में नहीं है। और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये समझौता दो देशों के बीच हुआ है। ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये बचकाना बयानों से बचा जाए, ये मेरा आग्रह है। और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है? क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही
जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल